गुड इवनिंग। गद्य पद्य काव्य की जो परंपरा है उसी प्रकार एक नाट्य साहित्य जिसको हम लोग नाटक कहते हैं, नाट्य साहित्य भी एक परंपरा है, काव्य की एक विधा है। तो संस्कृत भाषा में विपुल नाट्य साहित्य है। नाट्य कृति में जीवन के विभिन्न अवस्थाओं का अनुकरण किया गया है। इसी को ही हम लोगों ने दृश्य काव्य की श्रेणी में रखा हुआ। जब हमने काव्य की परंपरा पढ़ी तो उसमें दृश्य और श्रव्य काव्य दो तरह के काव्य थे। तो श्रव्य काव्य में तो हमारे महाकाव्य आते, खंड काव्य आते, गीति काव्य, स्तोत्र काव्य, ये सारे परंपरा आ जाती है। और जो नाट्य साहित्य है जिसका रंगमंच पे मंचन किया जाता है उसको कहा जाता है नाट्य साहित्य। और इसी तरह नाट्य की ये परंपरा क्या रही है उसको देखेंगे। ये दृश्य काव्य की जो हम बात करते हैं तो दृश्य काव्य में ये परंपरा आती है। दृश्य काव्य होने के कारण इसे नाट्य को रूपक भी कहा जाता है। जो हम लोगों ने ये काव्य दीपिका पढ़ी थी, काव्य दीपिका में हमने एक रूपक के विषय में पढ़ा है ना। रूपक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रूपांतरण किया जाता है। कोई नायक किसी का अभिनय करता है, उसका रूप धारण कर लेता है, इस कारण उसको रूपक कहा जाता है ना। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है ना, रूपक कहा जाता है। रूपक के 10 भेद है, उप रूपक हमारे 18 प्रकार के, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। नाट्याचार्य ने 10 प्रकार के रूपक बतलाए हैं और इसमें सबसे उत्कृष्ट नाटक माना गया है। अतः प्राय लोग नाट्य, रूपक, रूप और नाटक का प्रयोग समान अर्थ में करते हैं। संस्कृत भाषा में बहुत प्राचीन काल से रूपक लिखे जा रहे हैं और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। लिखने के साथ साथ रूपकों का अभिनय भी होता रहा है। राजसभाओं में विशिष्ट अवसरों पर संस्कृत रूपकों का अभिनय होता रहा है। तो इसी प्रकार ग्रामों, नगरों में भी नाटक मंडलियां जनता के मनोरंजन के लिए नाटक खेलती थी। जन सामान्य में संस्कृत का प्रयोग शिथिल हो गया, तब लोक प्रचलित भाषाओं में नाटक खेले जाने लगे। जब संस्कृत का थोड़ा ऐसा लगा कि जन सामान्य में उसकी उत्कृष्टता थोड़ी कम हो गई, उसका रुचि कम हो गई, तो लोगों ने फिर इसी को ही स्थानीय भाषा में, लोक भाषाओं में भी नाटक खेलने शुरू कर दिए। संस्कृत नाटक विशिष्ट तथा प्रबुद्ध वर्गों के बीच में अभिनीत होते थे। और संस्कृत रूपकों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस पर पाश्चात्य विद्वानों ने पुतलिका नृत्य, धार्मिक नृत्य, वीर पूजा, यूनानी प्रभाव इत्यादि सिद्धांत दिए। यद्यपि भारतीय परंपरा में तो नाटक प्रारंभ से थे, लेकिन पाश्चात्यों ने इसके लिए कुछ ऐसे सिद्धांत माने कि भैया आप लोगों का अपना नहीं, तो पहले यहाँ पुतलिका नृत्य होते थे, वहीं से आप लोग भारतीयों ने नाटक का मंचन करना सीखा। तो भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में आख्यान दिया कि ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लेकर नाट्य वेद नामक नई विधा पंचम वेद का वर्णन किया या उसका विकास किया। फिर नाट्य शास्त्र में नाट्य परंपरा के बारे में भरत मुनि ने बहुत विस्तार से उसका विवेचन किया हुआ है। और शिव और पार्वती ने क्रमशः तांडव और लास्य नामक नृत्य की व्यवस्था करके इस विद्या को समृद्ध किया है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भरत के पुत्रों और शिष्यों ने अप्सराओं और गंधर्वों के साथ मिलकर अमृत मंथन किया। त्रिपुरदाह नामक रूप का अभिनय किया था। ये ही प्रथम रूपक थे जिसमें त्रिपुरदाह नामक रूपक का जो अभिनय हुआ था। इसी देश में जन सामान्य के मनोरंजन के लिए ये सारी चीजें उत्पन्न हो गई। नाट्य शास्त्र में रूपकों के संबंध में व्यापक विधान करता है। इसमें रूपकों के भेद, कथा वस्तु, पात्र, रस, अभिनय, गीत, नृत्य, रंगमंच की व्यवस्था, भाषा का प्रयोग आदि
इन सब चीजों का इसमें वो विषय का विस्तृत नियम बतलाए गए हैं। इसका समय प्रथम शताब्दी ईसा से पहले माना गया है। इसमें नियमों की व्यापकता देखते हुए कहा जा सकता है कि बहुत प्राचीन काल से ही नाटक से संबद्ध विज्ञान विकसित हो गया था। इससे नाटकों के पर्याप्त मात्रा में लिखे जाने का भी अनुमान होता है। तो कुछ प्रमुख जो संस्कृत नाटकों का परिचय दिया जा रहा है यहाँ, तो हम उन्हीं के नाम समझेंगे कि कौन कौन से नाटक हैं जो कब हुए। पहले तो भास नाटक की बात आती है। ये हमेशा पूछा भी जाता प्रश्न, भास नाटक चक्र में कितने रूपकों की प्राप्ति हुई है? तो भास नाटक चक्र में 13 रूपकों की प्राप्ति हुई है। ये कब हुई है? तो सन 1912 ईस्वी में हुई है और टी गणपति शास्त्री जो त्रिवेंद्रम केरल में उन्हें प्राप्त हुए। अब उन्हें कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि ये पांडुलिपि के रूप में थे, तो पांडुलिपियों का संपादन जब उन्होंने किया तो उससे स्पष्ट हो गया कि ये भास के ही नाटक है सारे, जिन्हें उन्होंने भास की कृतियां बतलाकर प्रसिद्ध किया। इन रूपकों को भास नाटक चक्र का संयुक्त नाम दिया गया। और ये अनेक बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखें कि भास नाटक चक्र में कितने ग्रंथ है, कितने नाटक प्राप्त होते? तो 13 नाटक मिलते, त्रयोदश नाटकानि प्राप्यन्ते। इससे पूर्व तक भास का नाम प्रसिद्ध संस्कृत नाटककारों के रूप में जाना जाता था, किंतु उनकी कृतियां नहीं मिलती थी। आरंभ में उन सभी रूपकों को भास्कृत मानने में विद्वानों को आपत्ति हुई और धीरे धीरे यह विवाद समाप्त हो गया। तो इन रूपकों में परस्पर इतना अधिक साम्य पाया गया कि उन्हें भास रचित मानने में आपत्ति नहीं हुई। तो इसी प्रकार भास के काल के विषय में भी विवाद बहुत सारा है। तो गणपति शास्त्री ने उनका काल 3री शताब्दी पूर्व माना। कुछ भारतीय विद्वान उनका स्थिति काल 400 ईसा पूर्व तक ले जाते हैं। अधिक संख्या में विद्वानों का यही विचार है कि भास कालिदास के पूर्ववर्ती रहे हैं। तो पूर्ववर्ती रहे तो अब कालिदास का समय हम सामान्यतः प्रथम शताब्दी लेते हैं। यद्यपि कालिदास के विषय में भी मत ऐक्य नहीं है कि उनका समय कब का, कुछ तो इनको 4th शताब्दी तक भी ले जाते हैं, परंतु हम लोग प्रथम शताब्दी तक एक जो सामान्य मत आता है कि भाई कालिदास प्रथम शताब्दी में हुआ, क्योंकि कालिदास ने अपने नाटक मालविका अग्निमित्रम में भास का नाम स्मरण किया है। भास की रचनाओं के 4 भागों में बांटा जाता है। एक प्रतिमा नाटक अभिषेक रामायण पर आश्रित है, और बालचरित, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार तथा उरुभंगा, है ना। ये सारे महाभारत पर आश्रित है। एक रामायण पर जो आश्रित है वो है प्रतिमा नाटक। करे स्वप्न वासु दत्ता तथा, है ना, प्रतिज्ञा योगंधरायण और उदयन और वासुदत्ता की प्रसिद्धि कथा पर आश्रित है। अभिमारक और चारुदत्त कल्पित रूपक है। रूपकों में स्वप्न वासुदत्ता सर्वाधिक व्याख्या प्रसिद्ध आश्रित है। तो अभिमारक और चारुदत्त कल्पित रूपक है। इन रूपकों में स्वप्न वासुदत्त सर्वाधिक विख्यात है ना। जो आपने सुना भी होगा कि स्वप्न वासुदत्तम उनका नाटक है ना। यहाँ हिमाचल के सिलेबस की बात करें तो प्राक शास्त्र प्रथम वर्ष में स्वप्न वासुदत्तम को पढ़ाया जाता है। तो नाट्य कला की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। भास के सभी रूपक नाट्य कला की विकास अवस्था के सूचक है। भाषा की सरलता, छोटे वाक्यों का प्रयोग, अभिनय की सुगमता, उचित हास्य प्रयोग तथा कला की दृष्टि से भास के नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। चारुदत्त 4 अंकों का रूपक है, जो बाद में शूद्रक के मृच्छ
कटिकम, मृच्छकटिक की रचना का आधार बना। मृच्छकटिकम मतलब मृत शक्टिकम, ये है मिट्टी की गाड़ी से संबंधित का विषय है। भास की कल्पना शक्ति तथा कथानक को सजाने का कौशल बहुत उत्कृष्ट है। भास के रूपकों में उस काल की सामाजिक और सांस्कृतिक सूचना पर्याप्त रूप से मिलती है। इन पात्रों का सजीव अंकन किया गया है तथा रस की योजना भी उत्कृष्ट रूप से हुई है। तो इस तरह याद रखना कि भास नाट्य चक्र में हमारे पास 13 नाटकों का नाम आता है, जो एक रामायण पर है और बाकी सारे के सारे महाभारत पर आश्रित है, कुछ काल्पनिक है। तो कालिदास की बात करेंगे हम। कालिदास की 7 कृतियां हैं, 2 महाकाव्य है, 2 खंड काव्य और 3 नाटक हैं। तो 3 नाटकों की बात है, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, 3 उनके नाटक हैं। तो इनमें अंतिम नाटक संस्कृत वाङ्मय में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मालविका अग्निमित्र की अगर बात करेंगे तो मालविका अग्निमित्र में यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र का दासी के वेश में रहने वाली विदर्भ राजकुमारी मालविका के प्रति प्रेम वर्णित है। इसमें 5 अंक हैं। अग्निमित्र की महारानी धारिणी शरणागत मालविका को अपना लेता है और नृत्य आदि ललित कलाओं की शिक्षा दिलाती है। राजा अपने अंतःपुर में उसका नृत्य देखकर मुग्ध हो उठता है। अंतःपुर में विरोध और तनाव होने पर भी विदूषक की सहायता से राजा और मालविका की भेंट हो जाती है। अंततः महारानी धारिणी अपने आप मालविका का हाथ अग्निमित्र के हाथ में दे देती है। इसमें अग्निमित्र के पिता पुष्यमित्र के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का भी संकेत है। तो इस तरह की इस कहानी इसमें आ जाती है। तो विक्रमोर्वशीय यह कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है और यह कथा ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में भी आई है। परंपरा से मिले हुए कुछ कथानक को कालिदास ने बड़े कौशलता से इसको 5 अंकों में फैलाया है। और पुरुरवा स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को देखकर मुग्ध हो जाता है और उर्वशी का भी नायक के प्रति अनुराग होता है। महारानी राजा को उर्वशी के प्रेम करने की अनुमति देती है और उर्वशी को भी 1 वर्ष के लिए पुरुरवा के साथ रहने की अनुमति मिल जाती है। तो इसी तरह इसकी पूरी कहानी वर्णित है। तो तीसरा जो नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रायः सबको कथानक पता है, तो इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, है ना। अभिज्ञान, इसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत के दोनों का वर्णन है और ये सारी कथा आप लोगों को पता है कैसे कैसे ये कहानी चलती है ना। तो इस अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में क्या कहा जाता है, तो इसके जो उपमा के लिए कालिदास को बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि उपमा कालिदासस्य कहा जाता है भारवेर अर्थ गौरवम, है ना। दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुण करके कहा। ये याद रखना अत्यावश्यक हो जाता है, पूछे भी जाते इस तरह के प्रश्न के उपमा के लिए किस कवि को प्रसिद्ध माना जाता है, और अर्थ गौरव के लिए किस कवि को प्रसिद्ध माना जाता है, पद लालित्य के लिए किस कवि को प्रसिद्ध माना जाता है। तो इस तरह करके ध्यान रखना। तो भारतीय परंपरा में इस नाटक के चतुर्थ अंक को और उसके 4 श्लोकों को बड़ा श्रेष्ठ बतलाया गया है। कहा भी गया, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंकस तत्र श्लोकस चतुष्टयम। और इसकी प्रशंसा जर्मन कवि गेटे ने इस नाटक की बहुत प्रशंसा की है। बसंत का पुष्प और ग्रीष्म का फल यदि एक साथ देखने हो तो शकुंतला में देखें। मानव जीवन के मार्मिक पक्षों का निरूपण इसमें बहुत कुशलता से हुआ है। इस तरह कर फिर आगे आते हैं अश्वघोष। तो अश्वघोष ने
शारिपुत्र प्रकरण लिखा है ना, जब हमने महाकाव्य की बात की अश्वघोष के, तो उसी तरह यहाँ भी। तो इसके लेखक अश्वघोष प्रथम शताब्दी के हैं और यह रूपक 9 अंकों में लिखा गया था। इसके कुछ अंश ताल पत्रों पर लिखित मध्य एशिया में मिले हैं। इन पत्रों को संकलित करके प्रोफेसर ल्यूडर्स ने वर्तमान शताब्दी के आरंभ में जर्मनी में इसका प्रकाशन किया था। इसमें शारिपुत्र और मोदग्लाइन द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने की कथा है। यद्यपि अश्वघोष ने सारे जो ग्रंथ लिखे वो उसी तरह के लिखे हैं। बुद्धचरित और सौंदरानंद भी इसी से संबंधित है ना, जहां उनका नाट्य का विस्तार इस तरह करते। और शूद्रक का मृच्छकटिकम है ना, मृच्छकटिकम वास्तव में इसका नाम है मृत शक्टिकम, मिट्टी की गाड़ी है ना। संधि करने पे एक सूत्र आता है षष्ठोवटी से, शकार को छकारादेश होता है, तब जाके ये मृच्छकटिकम बन जाता है। तो शूद्रक रचित मृच्छकटिकम 10 अंकों का रूपक है, जिसे प्रकरण नामक भेद में रखा जाता है। प्रकरण में कथा वस्तु कल्पित और सामाजिक होती है। ये प्रकरण क्या है? जो रूपकों के 10 भेद है ना, नाटकम है, प्रहसन है, प्रकरण है, डिंब है, ये सारे 10 तरह के जो हमारे नाटकों के भेद है, उसी में ही एक प्रकरण आता है। तो प्रकरण की कथा वस्तु में क्या होता है? कल्पित और सामाजिक होती है। राजकीय वातावरण से यह दूर रहती है। व्यापार जीवी ब्राह्मण चारुदत्त इसका नायक है, जो उदारता के कारण निर्धन हो जाता है। इसके नायिका वसंत सेना उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका है। वह चारुदत्त से प्रेम करती है और उसके प्रेम में उन्मत्त राजा का श्यालक साला शकार इसका विरोध करता है। वह वसंत सेना का गला दबा देता है और हत्या के झूठे आरोप में चारुदत्त को न्यायालय में पहुंचा दिया जाता है, किंतु बसंत सेना मरती नहीं है। इसी बीच राज विप्लव होता है। विप्लव का मतलब हुआ डूब जाता है राज्य, और पालक के स्थान पर आर्यक राजा बन जाता है। अकस्मात ही जीवित बसंत सेना के न बध्य स्थान पर उपस्थित हो जाने के कारण चारुदत्त को दी गई मृत्युदंड की सजा समाप्त हो जाती है और रूपक की सुखांत परिणति होती है। चारुदत्त का पुत्र रोहसेन मिट्टी की गाड़ी का खिलौना नहीं चाहता। स्वर्ण शक्टक चाहता है कि वे मुझे सोने की गाड़ी मिले, मिट्टी की नहीं। नायिका बसंत सेना उसकी गाड़ी पर अपने सोने के आभूषण डाल देती है और मिट्टी की गाड़ी का कथानक बहुत मार्मिक है। अतः इस रूपक का नाम है ना मृच्छकटिकम, है ना, मृत मिट्टी शक्टिकम, खिलौने की गाड़ी पड़ा। यह प्रकरण विशुद्ध सामाजिक कथा वस्तु पर आश्रित है, इसलिए किसी नगर के राजपथ पर घटी घटनाओं का इसमें यथार्थ चित्र मिलता है। इसमें चारुदत्त जैसे पात्रों के गुणों पर मुग्ध होकर बसंत सेना जैसी गणिका अपने व्यवसाय को छोड़ देती है, और दूसरी ओर इसमें शकार जैसे खलनायक भी है, जो राजा का साला होने के कारण अहंकारी और दुष्टता करता रहता है। इसमें जुआ खेलने वाले जुआरी, घर में काम करने वाली दासी, राजतंत्र की दुर्गति करने वाला राजा, चोरी करके अपनी प्रेमिका को आभूषण देने वाला प्रेमी, मित्र की निर्धनता में भी साथ देने वाला हास्य पात्र विदूषक, पतिव्रता धूता चारुदत्त की पत्नी, और धन से अधिक सद्गुणों की पूजा करने वाली गणिका बसंत सेना जैसे अनेक पात्र हैं, जो इस प्रकरण को रोचकता और रोमांच उत्पन्न करते हैं और अपने युग के समाज और संस्कृति का यह सजीव रूप उपस्थित करने वाला क्रांतिकारी रूपक माना जाता है। ऐसे विशाख दत्त का मुद्रा राक्षसम है ना। तो ये कैसा है? तो इसकी कहानी भी प्राय बहुत से नाटकों में पढ़ी जाती है कहानी, पर हिमाचल प्रदेश के जो 2012 से पहले पढ़े वो उन्होंने तो शायद नहीं पढ़ा। उसके बाद के लोगों ने शास्त्रीय अंतिम वर्ष में इन कथानकों को पढ़ा है, किसके कवियों के नाम से।
यह विशाखदत्त रचित 7 अंकों का नाटक है जो राजनीति कथानक से संबद्ध है ना। इसकी कथा वस्तु मौर्य वंश की स्थापना से जुड़ी है। विशाखदत्त का समय 5वीं 6वीं शताब्दी माना जाता है। लेखक राजनीति तथा अनेक शास्त्रों का महान पंडित है। तो इस नाटक में चाणक्य के द्वारा नंद राजाओं के विध्वंस का वर्णन किया गया है। नंद कौन थे? राजा नंद वही थे जिन्होंने चाणक्य का, है ना, वो अपमान किया था अपनी राजसभा में। तो फिर उन्हीं को, उसके राज्य को बाहर करके और चंद्रगुप्त को उनमें राजा बनाया था। तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठाया जाता है। चाणक्य स्वयं राजनीति से संन्यास लेना चाहता है, इसलिए वह नंदों के भूतपूर्व मंत्री राक्षस को चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनाने का प्रयत्न करता है, किंतु राक्षस नंदों के प्रति स्वामी भक्ति रखता है। वह न चाणक्य को प्रतिष्ठित होते देखना चाहता है, तो न चंद्रगुप्त को। तो वह मलय केतु नामक राजा के साथ मिलकर चंद्रगुप्त को राज्यच्युत करने की योजना बनाते हैं, राज्य के बाहर करने की योजना बनाते। इसलिए चाणक्य का काम बहुत कठिन है, फिर भी वो अपनी कूटनीति से राक्षस को असहाय बना देता है, मित्रों से उसे पृथक कर देता है और अंततः राक्षस चंद्रगुप्त का मंत्री पद स्वीकार करने के लिए विवश हो जाता है। चाणक्य की कूटनीति में सर्वाधिक सहायता राक्षस की मुद्रा से मिलती है। मुहुर, जो मुद्रा मतलब मुहुर जो होती है वो अंगूठी होती है। संयोगवश चाणक्य के हाथ लग जाती है और यह मुद्रा ही राक्षस की पराजय का कारण बनती है। तो इस तरह ये पूरा नाटक वर्णित है। और है हर्ष के रूपक। राजा हर्ष और हर्षवर्धन का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है और ये स्थानीश्वर कुरुक्षेत्र के पास के इतिहास प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने बाण, मयूर आदि कवियों को आश्रय दिया था। इनके समय में चीनी यात्री हुइंगसांग भारत आया था, है ना। 12वीं शताब्दी के आसपास उनका समय माना जाता है। यहाँ 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता था। इन्होंने 3 रूपक लिखे हैं जिनमें 2 नाटिकाएं हैं, एक प्रियादर्शिका और रत्नावली और एक नागानंद है। तो प्रियादर्शिका में जो कथा वस्तु है वो किस प्रकार की है? कह रहे प्रियादर्शिका, रत्नावली एक ही प्रकार की कथा वस्तु पर आश्रित नाटिकाएं हैं। प्रत्येक में 4 अंक है। दोनों के नायक उदयन है, परंतु नायिका पृथक पृथक है। प्रियादर्शिका नाटिका में प्रेमिका का नाम आरण्यका है, जो बाद में प्रियादर्शिका कही जाती है। राजा उदयन महारानी के भय से छिप छिप कर नायिका से मिलता है और नायिका राजप्रसाद में ही शरणागत रूप से रहती है और विदूषक राजा के प्रेम व्यापार में सहायक होता है। तो रत्नावली में भी इसी तरह की कहानी है। ये भी नाटक की नायिका सागरिका है, क्योंकि उसकी रक्षा सागर से की गई थी। यही बाद में रत्नावली कही जाती थी। उदयन का चरित्र धीर ललित नायक का है, जो निश्चित, है ना, निश्चिंत कला प्रेमी और सुखजीवी है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रियादर्शिका नाटिका का संशोधन करने के लिए हर्ष ने रत्नावली की रचना की थी। दोनों पर कालिदास के मालविका अग्निमित्र का बहुत प्रभाव। ऐसे नागानंद उनका एक नाटक है। तो नागानंद में भी कथानक किसी तरह का ही है। जीवमुत वाहन की कथा से संबद्ध है। इसमें 5 अंक है। इसके पूर्वार्ध में जीवमुत वाहन और मलयवती की प्रेम कथा का ही वर्णन है और उत्तरार्ध में जीवमुत वाहन की आत्महत्या की कथा इसमें वर्णित है। और भभूति के रूपकों की बात करते हैं तो भूति का समय हमने पहले भी भूति के बारे में पढ़ा है। ये 700 ईसा के आसपास के है और कई शास्त्रों के, है ना, पंडित माने जाते हैं और अद्भुत शैलीकार रहे हैं, ऐसा माना जाता है। महावीर चरित और उत्तरराम चरित की कथा पर आश्रित उन्होंने नाटक लिखे हैं। तो इनका महावीर चरित है
जिसमें सीता विवाह से आरंभ करके राज्य अभिषेक तक राम के जीवन की घटनाओं को उन्होंने 7 अंकों में प्रयत्न किया हुआ है। तो एक किस्म का रामायण का ही कुछ अंश इसमें रहता है। और मालती माधव है, ये 10 अंकों का प्रकरण है। और भूरी वसु की पुत्री मालती तथा देवरात के पुत्र माधव के विवाह की मुख्य कथा है। और दोनों के विवाह का निश्चय उन दोनों के पिता तभी कर चुके थे जब वे स्वयं विद्यार्थी थे, किंतु वे अपनी योजना कार्यान्वित नहीं कर सके थे। कारण यह था कि भूरी वसु जिस राजा का मंत्री था, वह राजा मालती का विवाह अपने चचेरे भाई नंद के साथ कराना चाहता था। इसलिए कामंदकी नामक योगिनी को मालती और माधव के विवाह का भार दिया जाता। तो इसलिए सारी कथा उन पे टिकी हुई है। तो कथा का नाम मालती माधव है। मैं थोड़ा संक्षिप्त वर्णन आपको बताता जाऊं। उत्तर रामचरित, ये भी प्राय सभी ने आप लोगों ने पढ़ा है। तो उत्तर रामचरित भगवती का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें राम और सीता के ही वर्णन किया। इसको छाया ग्रंथ भी कहा जाता है। चित्र को देख करके सारे कथा का विवरण इसमें आता है। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर शिष्यते, ये कहा जाता है कि भाई जब रावण को मार करके राम जब अयोध्या लौटते हैं, तब उनके सुख के दिन क्षणिक रूप में आते हैं, क्योंकि वे गुप्तचर से सीता के विषय में लोकापवाद सुनते हैं। राम के आदेश से लक्ष्मण सीता को गंगा तट पर वन में छोड़ देते हैं। सीता गर्भवती है, वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच जाती है। तो ये सारी कहानी उसमें आती है। और लव कुश और अश्वमेध यज्ञ तक का सारा विवरण उसमें दिया गया है। और भट्ट नारायण का बेणी संहार है ना, बेणी संहार का ये भी सारा आप लोग ऐसा समझो कि महाभारत का एक अंश है ना। महाभारत का अंश कौन सा है जहां पे, तो बेणी संहार ये महाभारत का एक प्रसंग आप लोगों को सबको याद है, जहाँ पे द्रौपदी के बालों को वो किया जाता है, खींचा जाता है, जहाँ दुशासन द्वारा घसीट कर है ना उनको द्यूत भवन तक लाया जाता है। तो वहीं पे ही जब ना दुशासन के वध की जो बात करता है, भीम के द्वारा वहां प्रतिज्ञा ली जाती है, जब तक मैं है ना इसके गर्म खून से है ना इन आपके बालों को, द्रौपदी के बालों को नहीं धोऊंगा, तब तक जो है क्या बाल खुले रखेगी, बांधेगी नहीं। और इसी की प्रतिज्ञा को लेकर ये सारा आगे तक की कहानी इसमें चलती है, और जो महाभारत का ही एक प्रसंग है। तो ऐसे ही बहुत सारे नाटक है। तो हम लास्ट में जैसे मैं कुछ और भी ऐसे बहुत सारे नाटक है जिनकी रचना हुई है। आज भी नाटकों की रचना होती रहती है। ये जिसमें पुस्तक में जो है, जो पूर्व में लिखे गए नाटकों का ही इसमें आपको संकलन मिलेगा, है ना। हर दिन इनकी वृद्धि होती रही। संस्कृत नाटकों में कुछ प्रतीकात्मक भी है, जो भावात्मक विषय को, जैसे मोह, काम, क्रोध, विवेक, शांति, भक्ति आदि को पात्र बनाकर लिखे गए। ऐसे नाटकों में जयंत भट्ट ने 9वीं शताब्दी में आगम डंबर अथवा क्षणमत नाटक लिखा है उन्होंने। कृष्ण मिश्र ने 11वीं शताब्दी में प्रबोध चंद्रोदय लिखा। यशपाल ने 13वीं शताब्दी में मोहराज पराजय लिखा। वेदांत देशिक ने 14वीं शताब्दी में संकल्प सूर्योदय लिखा। और ऐसे कर्णपुर का चैतन्य चंद्रोदय इत्यादि ये प्रमुख नाटक उनके हुए जो उन्होंने लिखे। ऐसे भट्ट नारायण की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी 2-3 नाटक लिखे, जिसमें लक्षण ग्रंथों की बात आती है। तो इसमें अनर्घ राघव है, दामोदर मिश्र का हनुमान नाटक है, राजशेखर का बाल रामायण और बाल भारत और कर्पूर मंजरी है, और एक विद्धशाला भंजिका इत्यादि है। तो ये सारे नाटकों की हमने कुछ बातें की। तो
इसमें प्राचीन काल में 4 तरह के भाणों का एक संग्रह मद्रास में 1922 में प्रकाशित हुआ। इसमें शूद्रक का पद्म प्राप्त, भृत्यक और वररुचि की उभय उभय अभिसारिका और ईश्वर दत्त का धूर्त बिट संवाद तथा श्यामलेख का पाद ताड़ितक भाण है। तो अनेक तरह के ग्रंथ हैं जिनका विवेचन आज भी होता रहा है। कौन सा ग्रंथ कैसे है, तो ये कह रहे 12वीं शताब्दी में वत्सराज ने 6 प्रकार के रूपकों की रचना की थी। इसमें किरातर्जुन्यम जो व्यायोग है, रुक्मणी हरण जो इहामृग है, और त्रिपुरदाह जिसको डिम्ब कहा गया, समुद्र मंथन समअवकार है, कर्पूर चरित भाण है, और हास्य चूड़ामणि प्रहसन है। इस प्रकार विभिन्न योगों में विभिन्न रूपकों की रचनाएं होती रही है। तो आज का विषय इतना ही है।